नमस्कार। हिंदी हाईवे में मैं आपका स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में मैंने प्रेमचंद के उपन्यास की मूल कथा वस्तु बताई थी आपको। उसके बाद वाली वीडियो में मैंने उसकी समीक्षा की है और तीसरे वीडियो में मैंने दारोगा कृष्णचंद्र का चरित्र किया था। आज की वीडियो में मैं इस उपन्यास यानी सेवा सदन उपन्यास की नायिका सुमन का चरित्र करने जा रहा हूँ। प्राय आलोचकों ने सुमन की दुर्दशा के लिए गजाधर को दोषी ठहराया है, लेकिन मेरी मान्यता थोड़ी इससे अलग है। आर्थिक स्थिति गजाधर की जो भी हो, लेकिन सुमन की अतृप्त आकांक्षा ने ही उसे नर्क का जीवन दे दिया। यदि उसके अंदर गहने की अभिलाषा ना होती, ऐश्वर्य की अभिलाषा ना होती, वह भोली के रास्ते पर ना चलती, तो शायद उसका जीवन नरक ना बनता। खैर, जो भी हो, आइए अब हम सुमन के चरित्र को देखें कि इस उपन्यास में उसका चरित्र किस प्रकार उभर कर हमारे सामने आया है। और कृपया इसे जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि जो लेखक सन 1920 तक उर्दू में किस्सा कहानी लिखकर मशहूर किस्सा गो बना था, वह सेवा सदन के छपते ही हिंदी कथा साहित्य में चुपचाप आ खड़ा हुआ और अपने समय के सभी उपन्यासकारों को बिना किसी ललकार के परास्त कर सबसे अगली पंक्ति में मूर्धन्य बन गया। अगली पंक्ति के शीर्ष स्थान पर प्रेमचंद को मौन मुद्रा में खड़ा देख हिंदी का अध्यापक उमंग और उल्लास से उछल पड़ा और उसने प्रेमचंद को हिंदी के लिए गर्व और गौरव का विषय माना। सुमन के चरित्र को यदि सेवा सदन के गर्व का आधार मान लें तो आपत्तिजनक बात न होगी। कृष्णचंद्र के दहेज जुटा न पाने के कारण सुमन पढ़े लिखे वर से वंचित रह जाती है। अंत में उमानाथ एक दोहाजू वर तलाश करते हैं और उसी सदाबहार से सुमन का ब्याह होता है। तो सुमन की माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने सुमन को कुएं में धकेल दिया हो। सुमन के चरित्र में ज्वार भाटा इसी समय प्रारंभ हो जाता है। सुमन के घर के सामने भोली नामक वेश्या रहती है। जो पुरुष घर की स्त्री को पैर की जूती समझते थे, वही भोली के कोठे पर आकर उसके तलवे सहलाने में अपने को धन्य मानते थे। तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर सुमन इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह यानी भोली स्वाधीन है, आज़ाद है, लेकिन मेरे पैरों में बेड़ियां हैं। यही कारण है कि भोली को सम्मान मिलता है और मुझे तिरस्कृत किया जाता है। पद्म सिंह के यहाँ से देर से लौटने पर जब गजाधर उसे घर से निकाल देता है, तब वह न तो गजाधर के पैरों पड़ती है और न ही उसके सामने गिड़गिड़ाती है। उसके स्वर में भारत का नवजागृत नारित्व उत्तर देता है, हाँ, यूँ कहो कि मुझे रखना नहीं चाहता। मेरे सिर पर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहाँ मजदूरी करूँगी वहीं पेट पाल लूँगी। सुमन का यही चरित्र भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन को दर्शाता है। यह पाठकों के मन में एक नई स्फूर्ति, एक नया विश्वास जगाता है और विशेषकर नारी समाज में। सुमन भोली की शरण लेती है तो पाती है कि नारी की पराधीनता के बारे में जो कटु अनुभव सुमन को हुआ था, वही कटु अनुभव उससे पहले भोली को भी हो चुका था। सुमन वेश्या जीवन की प्रतिनिधि पात्र नहीं है।
वह थोड़े ही दिनों तक वेश्या रहती है, वेश्या जीवन बिताती है और तब भी अन्य वेश्याओं की तरह वह अपने शरीर का सौदा नहीं करती। सुमन की स्वाधीनता और सम्मान रक्षा का प्रश्न देश की आम सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का ही एक अंग है। वे शक्तियाँ जिसने पहले सुमन को वेश्या बनाया, पीछे कलंकिनी कहकर गंगा की तरफ धकेला, समाज पर अपना प्रभुत्व जमाए थी। यही कारण है कि सुमन सदन को फटकारते हुए कहती है, आज तुम आकाश के देवता बने फिरते हो, अंधेरे में जूठा खाने पर तैयार, पर उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार नहीं। सुमन एक कुशाग्र बुद्धि नारी है, मनुष्य के चरित्र को अच्छी तरह से समझती है। उसमें गर्व है, घमंड नहीं। नम्रता का अर्थ अपमानित होना भी वह नहीं मानती। वह अन्याय का विरोध करती है। बुराई को चुपचाप सहते रहना उसके शास्त्र में नहीं लिखा। वह दूसरों को दुख नहीं देना चाहती, लेकिन प्रतिहिंसा को भी बुरा नहीं समझती। उसके रोषपूर्ण व्यंग से पाठक को काफ़ी संतोष मिलता है, क्योंकि अन्याय का प्रतिकार करने का भी यह एक तरीका है। वह अपने क्रोध को छिपाना नहीं जानती। सुमन प्रेमचंद के उन नारी पात्रों का लंबा सिलसिला शुरू करती है जो अपने रोष से पुरुषों को चुनौती देती है। प्रेमचंद से भिन्न जब हम दूसरे साहित्यकारों के कथा साहित्य में ऐसी नारी ढूंढते हैं जिनके हृदय में अन्याय के प्रति ऐसा ही रोष हो, ऐसी ही आग जल रही हो, तब हमें निराश होना पड़ता है। और अंत में निष्कर्षतः सुमन हिंदी कथा साहित्य की वह पहली नारी है जो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष की डगर पर पांव उठाती है। बचपन में वह सीधी और निस्सहाय है। उसकी इच्छाओं को आसानी से कुचलकर उसे एक अवांछित पुरुष के हवाले किया जा सकता है, लेकिन उसके भीतर कहीं वीर नारी का दर्प सो रहा था। वह दर्प जो भारतीय नारी की विशेषता है, और ठोकर खाकर वह जाग उठता है। अभी मैं आपको सेवा सदन के एक प्रमुख पात्र सुमन का चरित्र चित्रण कर रहा था, और अपने अगले वीडियो में मैं सेवा सदन उपन्यास के ही अगले पात्र गयाधर का चरित्र चित्रण लेकर आपके सामने आऊँगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।